हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। किस टॉपिक पर है आज का लेक्चर? डिराक नोटेशन। डिराक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम स्टेट होती है उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उन्होंने कुछ नोटेशन दी थी। उन नोटेशंस को हम क्या कहते हैं? डिराक नोटेशन कहते हैं। मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम स्टेट होती है उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ नोटेशन दी जाती है, उन नोटेशन को हम डिराक नोटेशन कहते हैं। जैसे अगर ए के ऊपर ये एरो लगी है तभी तो ये वेक्टर है ना। इसी तरीके से अगर ये कैप लगा है तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एरो बता रही है ये वेक्टर है, ये कैप बता रहा है ये यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से ये एक नोटेशन ही तो है किसी वेक्टर की या यूनिट वेक्टर की। इसी तरीके से डिराक नोटेशंस भी इसी तरीके से है। अब डिराक ने क्या किया? ब्रैकेट वर्ड का यूज कर यहाँ से कैट उठा लिया और यहाँ से बरा उठा लिया। तो ये जो है ये आपका कैट का सिंबल है। ये कैट का सिंबल है, इसको हम कहते हैं कैट वेक्टर, जो हमेशा क्या होता है? कॉलम वेक्टर होता है। और ये किसका सिंबल है? बड़ा वेक्टर का, जो हमेशा क्या होता है? रो वेक्टर होता है। और ये जो है आपका बड़ा और कैट की स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कैट वेक्टर एंड बड़ा वेक्टर। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अगर किसी स्पेस में कैट वेक्टर होगा तो उसके करोस्पोंडिंग बड़ा वेक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो तुम्हारी डिराक नोटेशन है ना वो किस में होती है? ड्यूल स्पेस में होती है। ड्यूल स्पेस का मतलब क्या है? ड्यूल स्पेस का मतलब है कि जहां पे कैट वेक्टर होगा उसका बड़ा वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इससे आगे क्या है कि बोथ कंटेन सेम इंफॉर्मेशंस, मतलब दोनों के दोनों सेम इंफॉर्मेशन रखते हैं। ऐसा नहीं है केट के पास कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, बड़ा के पास कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन होती है। अब इसके पास आपको पता है एक वर्ड होता है डैगर। इसको हम क्या लिखते हैं? हर्मिशियन एडजॉइंट। क्या लिखते हैं? हर्मिशियन एडजॉइंट। ये जो डैगर है, ठीक है, ये क्या होता है? एक तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और प्लस क्या करता है? ट्रांसपोज। मतलब एक तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, मतलब ये जो डेगर है वो दो काम करता है, एक तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी करता है और प्लस क्या करता है? ट्रांसपोज भी करता है। ट्रांसपोज कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स में होता है। अगर कहीं पे मैट्रिक्स आ जाए ट्रांसपोज वहीं पर ही होता है। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो हम पता ही है आपको कि आई का माइनस आई कर देते हैं, ये आपको पता होता है। ठीक है, तो हर्मिशियन एडजॉइंट इसको हम कहते हैं डेगर। और लिखोगे कैसे? डेगर ऐसे लिखा जाता है आपका डेगर। ठीक है, तो ये हुआ आपका यहां लग का पार्ट। अब देखिए आगे, अगर हम कैट वेक्टर का डेगर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? बड़ा वेक्टर मिलेगा। मतलब कैट वेक्टर कॉलम वेक्टर होता है, डेगर लिया तो क्या बन गया? बड़ा वेक्टर, जो कैसा होता है? रो वेक्टर होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, कहीं तुम कैट वेक्टर का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हो तो आपको बड़ा वेक्टर नहीं मिलेगा। सिर्फ डैगर करने पर ही आपको क्या मिलता है? बड़ा वेक्टर मिलता है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करने पर आपको बड़ा वेक्टर नहीं मिलेगा। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए बी का डैगर किसके बराबर होता है? बी का डैगर इनटू में ए का डैगर। यही पढ़ा था आपने। ए बी का डैगर क्या होता है? बी का डैगर इनटू ए का डैगर। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं ए इनटू में साई क्या है? कोई क्वांटम स्टेट है, उसका ये कैट वेक्टर लिखा है अपने। इसका अगर तुम डैगर करते हो तो इसका तो डैगर कर, इसका डैगर करोगे तो बड़ा बन गया। और ये देखो ए का अगर तुम डैगर करते हो, डैगर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस ट्रांसपोज। अगर कोई नंबर है
तो उसका ट्रांसपोज तो होगा नहीं, तो उसका सिर्फ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। तो ये स्टार आ जाएगा यहाँ पर, ए स्टार का मतलब ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया वहां पर, और ये ऑर्डर तो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना है। और मोस्टली आप याद रखिए क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको कहे कि इसको डिराक नोटेशन में लिखिए, तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली हम कैट वेक्टर क्या करते हैं, मोस्टली कैट वेक्टर यूज करते हैं। अगर आपको कहे कि इस स्टेट को या फिर इस क्वांटम स्टेट को आप किस में लिखिए, डिराक नोटेशन में लिखिए, तो आप कैट वेक्टर का यूज करोगे। ठीक है, अब देखिए अब आगे चलते हैं। अगर कोई भी तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, अगर कोई सिस्टम है, मान लेते हैं ये आपका सिस्टम है, इसकी क्या होगी, एक क्वांटम स्टेट होगी। जो क्वांटम स्टेट होगी, समझ में आ रही है, तो मतलब कोई सिस्टम है उसकी जो क्वांटम स्टेट है वो, जैसे मान लेते हैं साई इसकी क्या है, क्वांटम स्टेट है, तो आपने इसको कैट वेक्टर लिख दिया। तो ये पूरे सिस्टम की है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं इस तरीके से, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ, जैसे तुम क्या करते हो, अगर कोई वेक्टर होता है क्या लिखते हो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे लिखते हो ना। मतलब x एक्सिस में कितना है, इसका पार्ट 2 पार्ट है, y एक्सिस में कितना है, मतलब x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 3 है और z कंपोनेंट 5 है। इस फंक्शन का इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, इसमें पाए जाने की संभावना कितनी है, इसमें पाए जाने की संभावना कितनी है, वो हम सभी निकाल सकते हैं। अब देखिए जो साई है ना, ये आपकी स्टेट है किसी सिस्टम की, और ये क्या है, उस सिस्टम का इस स्टेट में पाए जाना, इस स्टेट में पाए जाने की, इस स्टेट में पाए जाने की। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम है ना, उसकी क्वांटम स्टेट को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ये जो है आपके U1 U2 और U3, ये तुम्हें पता तो है, ये तो कैट ही है ना, कैट वेक्टर, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे यहां पर यूनिट वेक्टर होते हैं, यहां पर बेसिस वेक्टर होते हैं ये आपके। ठीक है, इनकी खास बात क्या होती है कि ui इंटू में uj, मतलब i और j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये किसके बराबर होगा, डेल i j के। ठीक है, और डेल i j की वैल्यू जो है 1 होगी इफ i इक्वल टू j, और 0 होगी इफ i इज नॉट इक्वल टू j। मतलब क्या है, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं कहूं स्केलर प्रोडक्ट U1 की U1 के साथ कितना आएगा, 1 आएगा, U1 का U2 के साथ कितना आएगा, 0। कब आएगा, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर है तब। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका था U1 U2 U3। जैसे काम यहाँ पर यूनिट वेक्टर कर रहा है ना, वो ही काम यहाँ पर कौन करता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर कर रहा है, जिनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो आपका जो क्वांटम स्टेट है ना किसी भी सिस्टम की, उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। तो ये जो है ना, ये i j k की तरह ही काम कर रहे हैं आपके। ठीक है, अब इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए, हर जगह पे यूज होगा कि जो स्केलर प्रोडक्ट है खुद की खुद के साथ 1 आएगी और अदर के साथ 0 आएगी, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर है तब। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम, इस सिस्टम का किसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसमें होगी, U1 में। मतलब मैं निकालना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन U1, मतलब इस U1 में, इस स्टेट में
पाए जाने की, इस पूरे सिस्टम की इस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो क्या कितनी होगी, u1 इंटू में साई का, मतलब इसका मैं u1 के साथ क्या कर दूंगा स्केलर प्रोडक्ट, और इसके मैग्नीट्यूड का क्या कर दूंगा स्क्वायर, जो किसके, अगर देखो मैं u1 इसका इसके साथ करता हूं तो इन सभी के साथ तो जीरो आ जाएगा, मतलब क्या रहेगा ये c1, और c1 का क्या हो जाएगा मोड का स्क्वायर। मतलब समझ जाओ कि c1 के मोड का स्क्वायर तुम्हें क्या बताएगा कि इस सिस्टम का इस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर हम कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन u1 स्टेट, मतलब इस पूरे सिस्टम की इस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसके आगे जो है इसके मोड का स्क्वायर, हमेशा याद करिए मोड का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर मत कर देना, इसके मोड का स्क्वायर। अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हुई तब आपको उसका मॉडुलस निकालकर उसका स्क्वायर करना है। इसी तरीके से अगर आपसे कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन u2 स्टेट, तो क्या आ जाएगा u2 इंटू में साई का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा c2 के मोड का स्क्वायर, मतलब इसके मोड का स्क्वायर हमें बताएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उस सिस्टम की स्टेट में पाए जाने की, और इसके मोड का स्क्वायर बताएगा कितनी प्रोबेबिलिटी है उस सिस्टम की इस स्टेट में पाए जाने की, और इसका मोड स्क्वायर बताएगा हमें कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उस सिस्टम की इस स्टेट में पाए जाने की, एंड शो ऑन, ठीक है। और प्लस ये नॉर्मलाइज होना चाहिए, वो हम आगे करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम c1 के मोड का स्क्वायर प्लस c2 के मोड का स्क्वायर प्लस c3 के मोड का स्क्वायर एंड सो ऑन cn के मोड का स्क्वायर कितना आएगा 1, इसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस रिलेशन, कंप्लीटनेस रिलेशन, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है ना, इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ये क्या है P1, ये क्या है P2, ये क्या है P3 एंड सो ऑन Pn इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका n। ये P1 क्या है प्रोबेबिलिटी है उस सिस्टम की किस स्टेट में u1 स्टेट में पाए जाने की, ये प्रोबेबिलिटी है u2 स्टेट में पाए जाने की एंड सो ऑन, ठीक है। अब आगे देखिए अगर आपकी एक तो आपको देखो, अगर अब पढ़ते हैं हम ऑर्थो, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आता है ऑर्थो नॉर्मल कंडीशंस, ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन। ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि साई आई इंटू में साई जे, ये क्या है स्केलर प्रोडक्ट है साई आई और साई जे का, ये किसके इक्वल होगा आपका डेल आई जे, मतलब क्या है कि ये 1 के बराबर होगा यदि i किसके बराबर हो j के, और 0 के बराबर होगा अगर i इज नॉट इक्वल टू j। इसका मतलब यही आपका क्या है, अगर ये इसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आ गई आपकी, कैसी कंडीशन आ गई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और अगर ये इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये कौन सी कंडीशन आ गई ऑर्थोगोनल कंडीशन आ गई। तो अगर मतलब अगर कोई दो अगर हमारे पास स्टेट है, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है तो ऑर्थोगोनल कंडीशन है, और अगर 1 आता है तो क्या है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए i j के बराबर होना चाहिए, i j के बराबर हो, अगर 1 आता है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, i j के बराबर ना हो और 0 आता है तो कैसी कंडीशन है ऑर्थोगोनल कंडीशन है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे आगे चल करके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। और अब देखिए एक टॉपिक और, अगर हम करें कि साई आई इंटू साई जे, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई आई का स्टार इंटू साई जे इंटू में dx। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता साई इंटू साई, तो आप इसको क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अब इसको तुम क्या लिख सकते थे साई स्टार इंटू साई इंटू में dx, और ये आपका क्या बन जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई के मोड का स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। और ये चीज है आपकी ओवरऑल कंसेप्ट। तो
तो ये आपका था ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस एंड ऑर्थो मतलब ऑर्थोनॉर्मल में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी पढ़ी हमने, ऑर्थोगोनल कंडीशन भी पढ़ी। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपका डिराक नोटेशन का था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और जितने व्यू होते हैं उतने सब्सक्राइबर क्यों नहीं होते? प्लीज सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगी। अगर आपका साथ यूं ही बना रहा तो हम बहुत आगे लग जाएंगे, और पूरा का पूरा हम कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।